नमस्कार। आज श्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महायोगी श्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर शोध पीठ के तत्वाधान में आयोजित इस लेक्चर सीरीज में सर्वप्रथम मैं इस पीठ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर रविशंकर सिंह का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और इस लेक्चर सीरीज के ऑर्गेनाइज करने वाले संयोजक पवन कुमार शर्मा जी का भी मैं आभारी हूं और सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस अत्यंत महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज का प्रारंभ आज के दिन में द्वितीय सत्र में किया है। जैसा कि आज का विषय है पर्यावरण, अध्यात्म, जीन और समाज, ये बहुत ही समसामयिक है। 20वीं सदी ने हमें बहुत कुछ दिया। विज्ञान की बहुत सी उपलब्धियों ने मानव विकास को काफ़ी ऊंचे लेवल स्तर तक पहुंचाया। हमने बहुत सी ऐसी खोज की जो मानव जाति के उत्थान के लिए काफ़ी असरदार रहीं, लेकिन इस मानवीय उत्थान के लिए असरदार होने के साथ साथ 21वीं सदी के प्रारंभ में हमें यह भी अनुभव होने लगा कि हम मानव मूल्यों से कहीं अलग हटते जा रहे हैं, ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं। 2020 का जो कोविड-19 प्रॉब्लम है, आप माने या ना माने, ये मानव के पतन का भी एक दृश्य है। क्योंकि अगर यह मानव निर्मित वायरस है और छोड़ा गया है तो शायद इससे जघन्य अपराध मानव समाज में आज तक नहीं हुआ। यह वायरस जो बना, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। इस प्रकार से बहुत सी आपदाएं 21वीं सदी के 2 दशकों में हमारे सामने आईं और इन आपदाओं ने हमें विज्ञान के बढ़ते हुए कदम को थोड़ा सा रोकने और व्यवस्थित ढंग से चलाने की एक दृष्टि भी प्रदान करने की सोचने पर मजबूर किया है। 3 P, पॉपुलेशन, प्रॉस्पेरिटी और पोल्यूशन, 21वीं सदी की ये देन है और यह तीनों चीज़ों ने, इस ट्रायंगल ने इस मानव समाज को एक ऐसी चीज प्रदान कर दी, पर्यावरणीय बदलाव। और उस पर्यावरणीय बदलाव के वजह से सारी समस्याएं 21वीं सदी के 2 दशकों में हम लोग देख रहे हैं। तो एक इस बदलाव के वजह से, क्यों कि पॉपुलेशन बढ़ी हमारी पिछले 200 वर्षों में जितनी, सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको कार चाहिए। इस समृद्धि के दौड़ में हमने क्या किया कि जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उसका अधिक से अधिक शोषण किया। 1961 में हम करीब 70% प्राकृतिक आपदाओं का उपयोग करते थे। 1999 तक आते आते 120% हो गई। तो स्थिति अनसस्टेनेबल हो गई और उसके वजह से प्रदूषण हुआ और क्लाइमेटिक चेंज
नाम का एक राक्षस 21वीं सदी में आया और उसके छोटे छोटे अवयव डिफरेंट रूप में पृथ्वी पर अब आ रहे हैं। तो मानवीय मूल्यों के हास्य में यह हमें वस्तुतः उस दिशा में ले जा रहे हैं जो पर्यावरण के बदलाव की ओर इंगित कर रहे हैं। और पर्यावरण कोई एक छोटी सी चीज नहीं है, इसको हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में चलना पड़ेगा, तब वास्तव में पर्यावरण की समझ आएगी। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने से सर्वप्रथम हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा इस सृष्टि में कैसे सृजन हुआ, क्योंकि अगर हम अपने सृजन को ही नहीं समझेंगे तो हम पर्यावरणीय बदलाव को भी नहीं समझ सकते। और सृजन के इस प्रक्रिया में जो आधुनिक विज्ञान है और हमारा जो पुरातन वैदिक विज्ञान है, दोनों ने सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या की है। और अब आधुनिक विज्ञान भी यह मानने लगा कि वैदिक विज्ञान में दिया हुआ सृजन का जो प्रक्रिया दी गई है वो वास्तव में सही है, और वो सनातन धर्म में दिए हुए ज्ञान आज भी अमूल्य हैं और दुनिया के सबसे पुरातन ग्रंथों में दिया गया है। अब क्योंकि उसको बाहर के वैज्ञानिक भी मानने लगे, क्वांटम फिजिक्स भी क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर आधारित यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी जो सृजन की प्रक्रिया बता रही है वो उससे मैच करने लगी। और इसको प्रोफेसर हेगलिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने वैदिक विज्ञान के सृष्टि के सृजन और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के सृष्टि के सृजन की व्याख्या बहुत अच्छी की। उन्होंने बताया है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन, फेरियंस, ये जो हैं इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एटम बनाते हैं और फिर एटम इस संसार में भौतिक रूप में कोई पदार्थ दृश्य होता है। वैदिक विज्ञान कहता है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल सूत्रात्मा के रूप में, जिसे कि मॉडर्न साइंस स्ट्रिंग थ्योरी के रूप में डिफाइन करती है, ये दोनों एक ही हैं। ये प्रोफेसर हेगलिस ने ऐसा बताया है। और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नीचे जाने पर यही आदि और अनंत हैं, लेकिन वैदिक विज्ञान इसके पीछे तक का भी ज्ञान देती है। वैदिक विज्ञान रश्मि थ्योरी की डिफिनेशन देती है और वो कहती है कि ओम के नाद से आदि और अनंत प्रकृति में जब हलचल होती है काल तत्व की प्रेरणा से, तो विभिन्न प्रकार के मरुद, प्राण और छद्म रश्मियां बनती हैं जो 5 तत्वों को बनाती हैं, और वही छद्म रश्मियां इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी बनाती हैं। तो ये जब एटम के रूप में, चाहे वैदिक विज्ञान का रश्मि थ्योरी हो या यूनिफाइड फील्ड थ्योरी हो, स्ट्रिंग थ्योरी है, इससे जब एटम की रचना आई सृष्टि में, तो उसके बाद से विभिन्न चीजें दृश्य रूप में आई। मॉडर्न यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहती है क्लासिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जबकि वेद कहता है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये 3 लेवल्स हैं, दोनों एक ही हैं। दोनों 5 और 3 और 3 और 5 की श्रेणी के डिवीजन से सृष्टि की रचना करती हैं। एटम बना, एटम के बाद जीव बना, समुद्र में बना, ये मॉडर्न थ्योरी ओप्राइन थ्योरी भी कहती है और ये वैदिक थ्योरी भी कहती है। डीएनए बना, डीएनए से कोशिकाएं बनी और इन कोशिकाओं से फिर विकास की गति की डिफरेंट स्ट्रेटा एनर्जी लेवल्स को क्रॉस करते हुए हम मनुष्य रूप में आए। मनुष्य रूप में हम आए तो पर्यावरण की पहली सीढ़ी यह हमारा शरीर ही है। यह जो शरीर है, यही जो सोल जिसको कहते हैं, उसका पर्यावरण है। सोल परमात्मा का अंश है, ऐसा
वैदिक शास्त्र कहता है, ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र कहता है। और जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सेल डिवीजन के स्टार्ट में, प्रारंभिक अवस्था में, ये आत्मा रूपी एनर्जी उसके डिविजन्स को कंट्रोल करती है और फिर इसके बाद से ये हृदय स्थल को जाती है और वहाँ से डिफरेंट चक्रों से शरीर के होते हुए योग की धारणा से ये पूरे शरीर का कंट्रोल करते, प्रभावित करती है इस क्रिया को, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, इतना सरल शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जबकि विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर एक पदम कोशिकाओं का बना हुआ है, 220 प्रकार की कोशिकाओं का बना है और प्रत्येक कोशिका बहुत से एटम से बनी है और वो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी है। और सब एटॉमिक पार्टिकल वह लेवल है जहाँ से सूत्रात्मा या स्ट्रिंग जो है एनर्जी के 10 डायमेंशंस में वाइब्रेट करके प्रवेश करती है लिविंग सेल्स में। और इतने कोशिकाओं का, 220 प्रकार के समन्वित कोशिकाओं का, एक पदम कोशिकाओं का यह पूरा शरीर एक समाज है। और यह समाज तभी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जब इन सारे चीज़ों का समन्वय हो और एनर्जी का फ्लो जो होता है पूरे बॉडी में, समन्वित फ्लो जो होता है, वही आत्मा का रूप है। तो दोनों की डिफिनीशंस करीब करीब बराबर हैं। जो मॉडर्न साइंस इसको मानता नहीं आत्मा के एग्जिस्टेंस को, लेकिन वो फिजियोलॉजी के रूप में यह डिफाइन करता है कि मेटाबॉलिज्म से एटीपी बनती है, फिर एनर्जी रिलीज होती है और सारी क्रियाएं चलती हैं। तो ये जो क्रियाएं चल रही हैं पूरे शरीर की सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस से, एक पदम कोशिकाओं के एनर्जी के मूवमेंट से, ये करीब करीब आत्मा और उसकी बात करते हैं। लेकिन हम पर्यावरण को कैसे ठीक करें प्रथम स्तर में, क्योंकि इस आत्मा जो हमारे शरीर में रहती है उसका पर्यावरण शरीर है और यह शरीर 5 इंद्रियों, 5 तत्वों और 5 कोषों के अरेंजमेंट से चलता है, ये आध्यात्मिक जगत कहता है। तो हम जो देखते हैं, आंखों से जो देखेंगे, कानों से जो सुनेंगे, जो सूंघेंगे, स्वाद जो लेंगे, स्पर्श इंद्रियां हैं, ये सारी चीजें सबका कलेक्शन हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन का रिवार्ड सेंटर उसके अनुसार कार्य करता है। तो जो ब्रेन का रिवार्ड सेंटर है, यह जब आपका यह कार्यक्रम शुरू होता है तो वो मैसेज डिफरेंट सेल कोशिकाओं तक ट्रांसमिट करता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस पर वैज्ञानिकों ने इस पर भी बड़ा अच्छा अध्ययन किया है और स्लोवाकिया के वैज्ञानिक हैं मेटकॉर्निक और उनके समूह ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। उन लोगों ने क्या किया है कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी किया है ऐसे समाधि की अवस्था में ऐसे लामास का जो कि 23 साल 16 साल से समाधि की अवस्था में हैं और उन पर एक बहुत ही रिगरस स्टडी करने के बाद यह कंक्लूजन निकाला कि समाधि या ध्यान की अवस्था में, जिसमें हम पतंजलि की अष्टांग योग के सारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि के प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो ये जीन एक्टिवेट होते हैं। इन एक्टिवेशन के प्रोसेस में क्या होता है, 1168 जीन एक्टिवेट हुए, जिसमें उस 1168 में 73% जीन्स ऐसे एक्टिवेट हुए जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। 72.5% ऐसे जीन एक्टिवेट हुए जो कि आपके सेलुलर ऑर्गेन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और सबसे अधिक 79.5% जीन्स ऐसे एक्टिवेट हुए जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो जो आयुष कवच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने कि इस गोरक्षनाथ पीठ की स्थापना इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में की है,
आयुष कवच में उन्होंने पहला चीज यही कहा है कि आप योगासन करें। तो योगासन करेंगे आप तो आपके जीन एक्टिवेट होंगे और ऑटोमेटिक स्वतः ही ये जीन आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिज्म को इतना अच्छे से चलाएंगे कि कोविड जैसे वायरस का इन्फेक्शन चेक होगा, कम होगा, उसका प्रभाव ही बहुत कम हो जाएगा। तो हमारा शरीर स्वयं ही अपना रक्षा प्रणाली इतना मजबूत रखे जिससे कि ये पैथोजेंस हम पर आक्रमण ना कर पाए। तो ये तो रही इस जीन्स के लेवल्स की बात कि हम जब योगासन करते हैं तो योगासन करने में क्या करते हैं, यम नियम। यम अपने आचरण को, नियम मतलब जो समाज में हम रहते हैं उसके साथ हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। ये दोनों आचरण की शुद्धता बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आसन की प्रक्रिया में जाते हैं। तो आसन की प्रक्रिया में जाते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर आसन में बैठकर 2 घंटे 3 घंटे उसको सिद्ध करते हैं। अगर हम केवल योग के आसनों को करते हैं और यम नियम नहीं करते, उसका कोई मतलब नहीं हो, फिजिकल एक्सरसाइज की तरह। और आसन में सिद्धि करना, आसन में बैठना 2 से 2.5 घंटा आगे की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, योगासन के लिए, ये क्या है, ये उसी प्रकार से है जैसे कि आप किसी टीवी पर, आप स्क्रीन पर और ऊपर का एंटीना का रिलेशन है, थोड़ा भी एंटीना गड़बड़ होता है तो रिसेप्शन कम होता है। तो आसन की सिद्धि से ये होता है कि आप ब्रह्मांडी ऊर्जा को रिसीव करने और ट्रांसमिट करने की प्रोसेस में आप रिसेप्शन की बॉडी आपकी तैयार हो रही कि नहीं। तो यम नियम के साथ आसन सिद्धि से आप ब्रह्मांडी ऊर्जा को लेने की स्थिति में आते हैं। और उसके बाद आप प्राणायाम करते हैं, प्राण का विस्तार करते हैं। तो उससे क्या होता है, प्राण के विस्तार से ये होगा, फिर आप ब्रह्मांडी ऊर्जा के विस्तार के संपर्क में आएंगे और फिर प्रत्याहार करते हैं। आपको आउटर बाहरी दुनिया से छोड़ करके आप इनर, अपने बॉडी के इनर कोर में ब्रेन की ओर जाते हैं। और ब्रेन ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और स्पाइनल कार्ड, ये 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके बॉडी में हैं जो, जिनकी मदद से, ये ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप ब्रह्मांडी ऊर्जा के संपर्क में आकर के आप एनलाइटेंड चेतना जगत में जागृत चेतना से गवर्न होने लगेंगे। क्योंकि विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जीवन को जागृत चेतना के साथ जीना चाहिए। यदि आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, ये आपकी जीवन नहीं है। जब तक कि आप इनलाइटेंड ना हो, आपकी चेतना जागृत ना हो और मानवीय मूल्यों के लिए कार्य न करे, तब तक आप इनलाइटेंड नहीं हैं। तो इस योग का यह है कि आपकी चेतना तभी जागृत होगी जब आप योग की विधाओं में जाएंगे। तब उसके बाद धारण, ध्यान और समाधि। तो इन प्रोसेस में जाने में क्या होता है, जो इस प्रोसेस को गवर्न करती है, जो चीजें, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जिसमें आप ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, वो उनके जो लेवल्स होते हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर तक जाने लगते हैं। और क्वांटम फिजिक्स की गणनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि बैखरी, मध्या, पश्चंत और परा की स्थिति तक जाने से, ब्रेन से जब आप अपने जाना वाइब्रेट्स का इमिट करते हैं, तो उस समय आप क्वांटम फिजिक्स की, चिर भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और फिर यूनिफाइड फील्ड के रीजन में घुसते हैं, जो अध्यात्म जगत में आत्मा के नाम से जानी जाती है। तो ये जब प्रोसेस चलता है, तब आप योग के ध्यान, धारण, समाधि से की उच्चतर अवस्था में जाते हैं और ब्रह्मांडी ऊर्जा के संपर्क में जाते हैं और इनलाइटेंड होते हैं और मानव जीवन के उत्थान में आप काम करते हैं। तो इस योग पीठ की स्थापना, श्री गोरक्षनाथ योग पीठ की स्थापना हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो की थी, इसी अवधारणा से की है। और यह बहुत ही अच्छी बात है
क्यों कि हम ऐसे समाज की रचना के लिए इस योगपीठ की स्थापना किए हैं जो जागृत चेतना की ओर चले। श्री गोरक्षनाथ जी जो शिव के अवतार भी थे माना जाता है, उन्होंने गोरखवाणी में जो योग की अवधारणाएं बताई वो सामान्य जन तक पहुंचे, क्योंकि अष्टांग योग को लोग थोड़ा सा क्लिष्ट मानते हैं। गोरक्षनाथ जी ने इसको सामान्य जन तक गोरखवाणी में पहुंचाया, उसके प्रयोगात्मक रूप में पहुंचाया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह उपलब्धि तभी साकार होगी जब इस पीठ के द्वारा स्थापित इन मूल्यों को हम जन जन तक पहुंचाएं। इस कार्य में विशेष कार्यकारी अध्यक्ष सिंह साहब काफी मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने इस पर काफी लेक्चर्स भी गोरक्षपीठ की उस पर कराया है और शब्दकोश का भी निर्माण कर रहे हैं। तो किसी भी साहित्य को जानने के लिए अगर शब्दकोश नहीं है तो साहित्य को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि गोरख वाणी और कोई सामान्य वाणी नहीं है। उसको समझने के लिए उसके शब्दकोश की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस पर अगर काम करना है तो हमें इस कार्य को, मैं कार्यकारी अध्यक्ष जी से भी यह निवेदन करूंगा कि इस कार्य को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल साइंस के डायरेक्टर टॉनी नाइडर ने बहुत ही अच्छे से किया है और इन्होंने योग को ह्यूमन फिजियोलॉजी से जोड़ा है। उसमें उन्होंने बताया है कि ह्यूमन का जो ब्रेन है, इसमें जो अष्टांग योग के समाधि पादा, साधना पादा, विभुत पादा और कैवल्य पादा 4 चैप्टर हैं, वह क्रमशः ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन के फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चैप्टर्स में जो योग की विधाएं दी हैं, ब्रेन के इन पोर्शंस को एक्टिवेट करती हैं। यहां तक ही नहीं, उन्होंने जो वेद की ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में प्रथम मंडल और 10वें मंडल की 191 ऋचाएं और ओम अव्यक्त 192 नर्व्स को जो पूरे बॉडी में ब्रेन से निकल करके और स्पाइनल कार्ड से निकल करके पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को रेगुलेट करती हैं, उसको उन्होंने कोरिलेट किया। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने इस पूरे मेडिकल साइंस में समाधि, ध्यान, आसन के क्या इफेक्ट पड़ता है ब्लड प्रेशर पर, हार्ट पर, इस पर काफी काम किया है। और नाइडर की इस काम को उन्होंने एक बुक के रूप में लिखा भी है, जिसको रामायणा एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी और वेदा एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी करके। तो मैं कार्यकारी अध्यक्ष जी से यह भी विशेष निवेदन करूंगा कि इन बुक्स को मंगाइए। इसके अलावा इस योग के साहित्य में और क्वांटम फिजिक्स के साहित्य को जोड़ने की एक भारतीय वैज्ञानिक हैं अग्निवेश नैष्ठिक जी। उन्होंने शिष्ट के सृजन में वैदिक ज्ञान और क्वांटम थ्योरी के ज्ञान को प्रोफेसर हिगलिस के अनुसार ही काफी अच्छा, करीब 2500 पृष्ठ का एक 4 वॉल्यूम में बुक लिखी है। उसको भी आपको इस योग पीठ में जरूर मंगाना चाहिए और लोगों को पढ़ना भी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो योग है, जिस योग की प्रचार और प्रसार की बात हो रही है, इससे हम स्वयं का विकास, मस्तिष्क का विकास, समाज का विकास, हम बहुत सी ऐसी क्रिएटिविटी का विकास कर सकते हैं जो समाज के लिए उपयोगी हो। अब हम गोरक्षपीठ जो स्थापित ये पीठ है, इसमें हम शब्दकोश का जब कर लें और इनके जो योग की अवधारणाएं हैं उनका कलेक्शन कर लें, तो इसको हमें प्रयोगात्मक रूप से समाज में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसकी स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, आपके पास बहुत ही यंग टीचर्स भी हैं जो इसको कर सकते हैं, जो फिजिक्स के, बायोलॉजिकल साइंस के, बॉटनी के हैं या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। अगर ये समेकित करें
तो इस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है, वेद पर और योग पर। और इनके परिणाम जो मेडिकल साइंस, क्योंकि हमारे पास अब इस शहर में सारी सुविधाएं करीब करीब साल भर 2 साल में उपलब्ध हो जाएंगी, और उसको हम विज्ञान की उससे प्रूव करें जो गोरखवाणी में योग की विधाएं दी गई हैं, तो शायद ये एक अच्छा उपयोग होगा, एक अच्छा सपोर्ट होगा लोगों को देने के लिए, समाज को देने के लिए। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, और इन विधाओं के द्वारा हम यह ज्ञान जो गोरखपुर से उत्पन्न हुआ है इसको पूरे विश्व में दे सकते हैं। ये तो प्राथमिक स्तर के पर्यावरण की बात है। ये प्राथमिक स्तर की पर्यावरण सही होगा जब हम अपने वेदों में दिए हुए ज्ञान को उसको समाज तक ले आए, इंद्रिय निग्रह करें 5 इंद्रियों का, और इस प्रकार के ज्ञान को हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। अगर बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया समाज विकसित होगा। हुआ ये कि पिछले 6-7 दशकों में न तो कोई नैतिक शिक्षा, न तो वैदिक शिक्षा, किसी भी शिक्षा का कोई प्राविधान हमारे स्कूल कॉलेजों में नहीं किया गया। इसलिए आने वाले समय में अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो ये निश्चित है कि हम उस पर्यावरण को बनाने जा रहे हैं जो हमारे जीन्स के बिहेवियर को चेंज कर देगा। हमारा पूरा जीवन केवल 1.5% जीन के एक्सप्रेशन से चलता है। 98.5% जीन कभी व्यक्त ही नहीं होते, और उन जीन को व्यक्त करने के लिए हम अच्छे संस्कारवान शिक्षा बच्चों को देंगे, तभी अच्छे संस्कार के बच्चे पैदा होंगे और अपने राष्ट्र और देश के लिए उपयोगी होंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग की शिक्षा को विश्व स्तर पर स्थापित किया है, और इस पीठ के माध्यम से हम इस पीठ गोरखवाणी के द्वारा दिए गए योग को हम विश्व स्तर तक ले जाने में सक्षम हैं। यह गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये प्रथम स्तर का पर्यावरण है ये, जिसमें हम अच्छे समाज की रचना के लिए जीन्स को उद्वेलित करें। वो जीन्स कहाँ से उद्वेलित होंगे? वो जीन्स एक्टिवेट होंगे हमारे योग की विधाओं से होंगे, और इन योग की विधाओं से हम इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं और अच्छे वातावरण को, पर्यावरण को बना सकते हैं। इसी क्रम में जो आयुर्वेद है, योग वेद में आयुर्वेद का भी दिया गया है, जिसके चरक और सुश्रुत ने जो सर्जरी के मास्टर थे, उन लोगों ने इसको काफी पौधों से काफी इसको डेवलप किया। प्रोफेसर हिगलिस का कहना है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्वांटम फिजिक्स का आदमी है और वेद की बात करता है, वो उनका कहना है कि आयुर्वेद आत्मा के लेवल पर काम करती है मेडिसिन। उनका कहना है कि एलोपैथी वो क्लासिकल फिजिक्स के लेवल पर काम करती है। बहुत सी एलोपैथिक दवाएं जो काम करती हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के लेवल पर, शरीर के बोन्स पर, मसल्स पर ऐसे काम करेंगे जो दृश्य। बहुत कम दवाएं एटॉमिक स्तर पर काम करती हैं एलोपैथ की, और न्यूक्लियर तक तो जाते जाते कैंसर की 1-2 दवाएं आती हैं। तो उन्होंने कहा कि यह जो मेडिसिन है, क्योंकि आयुर्वेद प्राकृतिक रूप से उत्पन्न है, और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न चीज ही प्राकृतिक रूप से उत्पन्न चीज का इलाज कर सकती है। तो वृक्ष जो आयुर्वेद में पौधों से बने हुए केमिकल्स हैं वो प्राकृतिक हैं ओरिजिन में, और यह शरीर भी प्राकृतिक है। तो यह जो आयुर्वेद है वो आपकी यूनिफाइड फील्ड के लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर या सोल के लेवल पर काम करती है। इसलिए इसका प्रभाव लंबा और अस्थायी होता है रोग के निदान में। तो आयुर्वेद के विज्ञान को भी इस पीठ के माध्यम से बढ़ाने की जरूरत है। योग और आयुर्वेद को आप मिला दें, क्योंकि आयुष कवच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आयुर्वेद पर भी बल दिया है।
और उन्होंने कहा है कि आप दालचीनी लें, तुलसी लें, अदरक लें, नींबू लें, ये सारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को उन्होंने कहा है। तो इन चीज़ों का करेंगे आप तो आपकी शरीर आयुर्वेद से भी मजबूत होगा। तो हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो। योग में कोई खर्चा नहीं है, आयुर्वेद में कोई खर्चा नहीं है, डे टू डे की लाइफ की चीज़ें हैं। इनको अगर हम लेंगे तो ऐसे ज्ञान को इस योग पीठ के माध्यम से हम पूरे विश्व में ले जाएं और अपने जो हमारे इस समय देश और प्रदेश को नेतृत्व कर रहे हैं उनकी बातों को विश्व स्तर तक पहुंचाएं। तो ये प्रथम स्तर की पर्यावरण की शुद्धि से ही होगा। दूसरा स्तर जो है, जो आजकल समाज में दिख रहा है, हम लोग वैदिक मंत्रों में किसी भी पूजा या यज्ञ में हम कहते हैं ओम भुवः, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपा, ओम सत्यम। तो ये 7 लोगों की से का जो एनर्जी का स्टेटा है, इसकी हम पूजा करते हैं। सबसे पहले इनको याद करते हैं कि परम सत्ता ने, जो ईश्वरी सत्ता ने इसको बनाया है, इसको हम प्रणाम करते हैं, याद करते हैं किसी यज्ञ और पूजा में। तो हम ओम भू, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, भू मतलब पृथ्वी। तो हम पहला पर्यावरण तो हमारा शरीर है, जिसकी बात मैंने अभी की। भुआ पर हम आते हैं। भुआ पर हमने क्या किया, हमने ऐसी सामाजिक संरचना बना दी जिसमें हमने कोई नैतिक शिक्षा नहीं दी। पिछले 40, 50, 60 सालों में हम बच्चे को या कहीं किसी स्तर पर नहीं बताते कि यह करना गलत है, यह करना सही है। हमने टॉम जेरी की एजुकेशन दी तो टॉम जेरी पैदा हुए, और जब टॉम जेरी पैदा हुए तो फिर सोचने की कोई बात नहीं। इसलिए हमें अपने संस्कार युक्त जनरेशन को पैदा करने के लिए हमें उन्हें संस्कार देना पड़े। हो क्या रहा है, 80 के दशक से, आप इसे माने या ना माने, बहुत सी ऐसी चीजें स्टार्ट हुई इस समाज में जो हमारे समाज की थी ही नहीं, और वो चीजें अब पहुंच गई गांव के घर घर। हमने जो परोसा उसका प्रतिफल हमारे समाज में अब दिखने लगा, चाहे वो मानसिक स्तर का हो, दृश्य स्तर का हो, प्रदूषण स्तर का हो, वो सब अब समाज में दिख रहा है। आप जिस प्रकार का एक्सपोजर अपने बच्चे को देंगे, उसके मस्तिष्क के रिवार्ड सेंटर पर वही हिट करेगा, और वह रिवार्ड सेंटर ऐसे हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है जो 98.5 अव्यक्त जीन हैं, जो चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन से लिपटे रह रहे हैं। उस पर एसाइलेशन की प्रक्रिया के द्वारा हिस्टोन प्रोटीन ओपन हो जा रही है और वह जीन एक्टिवेट हो जा रहा है, उससे उस प्रकार की प्रोटीन बन रही है, और उस प्रकार की प्रोटीन से उस प्रकार का उसका सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बन रहा है, और उस तरह का नेचर बच्चे का चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से बाहर आके इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में आए। यह समय की मांग थी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का परिवार नहीं चल सकता। आज देख रहे हैं जो मजदूरों की प्रॉब्लम इसीलिए है कि हमने एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्जन हमारा हुआ। तो इस इकोनॉमी के कन्वर्जन में क्या हुआ, हम अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में, दूसरे स्थानों पर जहाँ इंडस्ट्री लगी वहाँ गए, या गए वहाँ तो परिवार का भरण पोषण करना है, क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्री पिछले 70 सालों में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ मेगा सिटीज में है जहाँ की सारी सुविधाएं पूरे देश में नहीं है।
पूरे देश में अब प्रारंभ हुई हैं, जो उसका बेस स्टार्ट हो रहा है, जो आज से 60-70 साल पहले हुई होती। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विकास हुआ होता तो इंडस्ट्री इस तरह से कुछ मेगा सिटीज में कन्फाइंड नहीं होती, तो लोगों को मजदूरों के रूप में वहाँ या किसी भी रूप में जाना नहीं पड़ता। अच्छे अच्छे नौकरियों के लिए भी अब आपको जाना पड़ता है बड़े शहरों में। तो बड़े शहरों में क्या है कि आपके हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को कमाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा चलेगा ही नहीं, महंगा ही सर, खाने रहने मकान का किराया देना है। तो आपका बच्चा सुबह उठते हैं, आप हाथ पकड़ते हैं उसको 8 बजे, आपको इंडस्ट्री में जाना है, दोनों को, बच्चे को कहीं छोड़ते हैं दिन भर के लिए, वहाँ कैसा उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उठते ही उसके ब्रेन सेंटर पर रिवार्ड पर हिट होता है कि हमें अब जाना है। दिन भर क्या ट्रीटमेंट मिला, शाम को आप उसको लेके आ रहे हैं। ये इंडस्ट्री बेस्ड इकॉनमी का बैड इफेक्ट है। अब क्या लेकर आ रहे हैं, फिर आप खाना खाए सो गए, आपके पास वक्त नहीं है, और जो वक्त उसको आप दे रहे हैं वो ऐसे जगह छोड़ रहे हैं, वो कैसा बिहेवियर हो रहा है। तो ऐसे ब्रेन के रिवार्ड सेंटर्स पर जब 5-6 साल की बिगिनिंग में उसके हिट करता है, तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो एसाइलेशन मिथाइलेशन के प्रोसेस से जीन्स के ऐसे जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है जो उसे जिद्दी, क्रोधी, ना बात मानने वाला और समाज में एडजस्ट ना होने वाला बनाता है। तो हमें अपने मूल्यों को बताना है और उनका बच्चों का लालन पोषण भी ऐसे करना है जिससे कि उनमें संस्कार डेवलप हों, वो बातों को सुने। हम ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, परोस रहे हैं, अब तो सबके हाथ में है, वो ऐसा ब्रेन को हिट कर रहा है क्योंकि हम अनएडुकेटेड हैं। मानवीय मूल्यों के लिए हम अनएडुकेटेड हैं। हम डिग्री धारक पीएचडी हैं, एमए हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों की कोई शिक्षा नहीं हुई है। इसलिए इस प्रकार का समाज में बदलाव आ रहा है। जब तक कि हम पूरे यूरोपियन या अमेरिकन नहीं हो जाएंगे 15-20 साल में, तब तक तो ये प्रॉब्लम है। हम उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से हमें ये डिसाइड करना है कि हमें पूरा दूसरे कल्चर की ओर जाना है या अपने सनातन कल्चर की रक्षा करना है, उसके अनुसार जीवन यापन करना है। तो यह एक बड़ा कठिन समय आ गया है और इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, पहली चीज। और हमें एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी पर लौटना पड़ेगा। यह जान लीजिए, आने वाला 25-20 साल एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी का है। तो यह ऐसे होगा कि हमें बहुत पैसे की लालच खत्म करनी पड़ेगी, आवश्यकताओं को रिड्यूस करनी पड़ेगी। प्रकृति ने इस कोविड के प्रॉब्लम को से सिखा दिया कि आप मिनिमम आवश्यकता में भी जिंदा रह सकते हैं। हमने अपने ग्रीडीनेस में, अपनी लालच में इतना दोहन किया प्रकृति का कि हम मानवीय मूल्यों से अलग हो गए, कोई संस्कार नहीं हमने डेवलप किया और एक दूसरे प्रकार के समाज का सृजन कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण, और आप समझें कि पर्यावरण, जीन और समाज तीनों पर प्रेशर पड़ रहा है। और इसका केवल इलाज हमारी ही संस्कृति में है, वह है योगा, आयुर्वेदा। और इस शैली को अपनाइए और यह आपके जीवन मूल्यों को भी बढ़ाएगी, आपके सामाजिक संरचना को भी संरक्षित करेगी। हम यहाँ से विकसित हों, न कि भौतिक संसाधनों में अपने को विकसित माने, न कि अन्य चीज़ों में माने। हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें, वृक्ष लगाएं, यह एक जीवन का भाग्य माने। वृक्ष लगाना एक बहुत बड़ा आगे माना जाता है, जिसको विश्वदेव यज्ञ कहते हैं। मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद 18 जून 2018 में कि 30 जून को मैंने रिटायरमेंट के बाद प्राणी विज्ञान के विभागाध्यक्ष के पद से गोरखपुर विश्वविद्यालय से
पिछले 1.5 सालों में ईश्वरी कृपा से 2-3 अभियान मैंने शुरू किए हैं। एक वृक्ष लगाने का, जिसमें अब तक मैंने 3,500 वृक्ष गोरखपुर मंडल में लगाए हैं, और ऐसे वृक्ष मैंने लगाए हैं जो मेडिसिनल हैं, जिनकी आयु हजारों वर्ष है। तो ऐसे वृक्ष लगाने की ज़रूरत है इस मंडल में, अपने क्षेत्र में, आसपास। और दूसरी चीज़ जो है वह है, मैंने किया, ईश्वरी कृपा से मुझे वेद पढ़ने को मिला, और वेद पढ़ने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि अपने विश्वविद्यालय के 40 साल के अकादमिक कैरियर में अगर यह पुस्तक मुझे पहले मिली होती तो शायद मैं योग पर तो अच्छा रिसर्च किया होता। लेकिन आप सभी अपने को भाग्यशाली समझें कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों के आध्यात्मिक गुरु आदरणीय आदित्यनाथ जी ने गोरक्षनाथ योग पीठ की स्थापना की है, और इस पीठ के माध्यम से बहुत अच्छा शोध किया जा सकता है और इसको विश्व स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। मैं आप सभी लोगों का बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे अपना वक्त दिया, मुझे सुना। धन्यवाद।